हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देव एंड प्रीति पर। आज की कहानी है अपने देश भारत के बारे में। भारत, जिसे हम इंडिया, हिंदुस्तान और ना जाने कितने ही नामों से जानते हैं। पहले यह प्रदेश, जो कि आधुनिक पंजाब है, सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता था। यहाँ हम आपको पारंपरिक किताबी इतिहास नहीं बताने वाले हैं। यहाँ हम कुछ ऐसे तथ्यों से आपको अवगत कराएंगे जिनके बारे में आपको शायद पता नहीं होगा। ये विषय इतना विस्तृत है कि एक वीडियो में हम सब कुछ नहीं समझा सकते हैं। इसका गौरवशाली इतिहास, इसकी सभ्यताएं, यहाँ की संस्कृति। वैसे तो यहाँ प्रथम मानव सभ्यता का आगमन कब हुआ यह बता पाना असंभव है, पर हम यहाँ के स्थानीय गुफाओं की जांच से यह जरूर कह सकते हैं कि करीब 60,000 वर्ष पूर्व से अफ्रीका से लोग यहाँ आकर बसने लगे। मानव सभ्यता के विकास हेतु जैसी अनुकूल जलवायु यहाँ मौजूद होने से समय समय पर दूसरे भौगोलिक परिवेश से भी लोग आकर यहाँ बसने लगे। धीरे धीरे आदि मानव शिकारी से कृषक बना और एक अस्थायी जीवन जीने लगा। और फिर विकास होता है भारत की पहली नगर सभ्यता का, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। बाद में फिर यहाँ महाजनपदों का विकास हुआ और उदय होता है मगध का। अशोक ने मौर्य साम्राज्य का विस्तार आज के अफगानिस्तान तक किया। उसने भारत को अब तक का सबसे विस्तृत स्वरूप दिया। भारत में पहले से चला आ रहा हिंदू धर्म इतना उदार था कि यहाँ से जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ और प्रचार प्रसार भी। आपको शायद ये बात पता न हो, पर यहाँ जो भी धर्म या संप्रदाय बने, यहाँ की जनता और राजाओं ने भरपूर धन और सहयोग दिया। यहाँ अरब या खाड़ी देशों की तरह तलवार के जोर पर किसी धर्म का विस्तार कभी नहीं हुआ। श्रीलंका या अफगानिस्तान का उदाहरण देखिए। क्या कभी किसी बौद्ध भिक्षु ने वहाँ पर जबरन धर्म परिवर्तन कराया था? यहाँ पर न तो 60 वर्ष की उम्र में किसी हिंदू, सिख, जैन या बौद्ध धर्म के संस्थापक ने 8 वर्ष की छोटी बच्ची से विवाह किया और अपने को सही ठहराने के लिए कहे कि ऐसा करने के लिए उसे सपने में कहा गया है। अगर आप इन पहलुओं पर विचार करें तो क्या आपको भी लगता है कि हिंदुस्तान में हिंदू धार्मिक असहिष्णुता फैला रहा है? भारत के आर्थिक जीवन में शिल्पियों और व्यापारियों का बहुत महत्व रहा है। प्राचीन समय में इन्हें श्रेणी और निगम कहते थे। इतिहास में भारतीय शिल्प कला को जानबूझकर बहुत ही चतुराई से मुस्लिम शिल्प कला से निम्न स्तर का दिखाया गया है। आपको अगर सच जानना है तो दक्षिण भारत के किसी प्राचीन मंदिर को देख लीजिए और उसकी तुलना उस समय की खाड़ी देशों की किसी इमारत से कीजिए। उत्तर भारत के मंदिरों को तो तुर्क, समरकंद और अफगान से आए शांति दूत लुटेरों ने तोड़कर या विकृत कर मस्जिदें बनाई। अयोध्या का राम मंदिर हो, बनारस का शिव मंदिर या मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि मंदिर हो, शांति दूतों ने सब तोड़ डाले। इतना कुछ करने के बाद शांति दूत लुटेरों की संतानें भारतीय हिंदुओं को भगवा आतंकी बताते हैं। हम में से बहुत लोगों ने किताबों में यह पढ़ा होगा कि भारतीयों ने इतिहास को लिखने की कला समरकंद के शांति दूतों से सीखी। कुछ किताबें और कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि इब्न बतूता, अल बेरूनी और अबुल फजल ने भारत का इतिहास लिखा। तो क्या कोई बता सकता है कि अशोक के शिलालेखों को किसने लिखा था? हमारे यहाँ तक्षशिला, कुमारगुप्त प्रथम द्वारा स्थापित नालंदा और गोपाल द्वारा स्थापित उदंतपुरी विश्वविद्यालय इतने पुराने थे कि मोहम्मद पैदा भी नहीं हुए थे और उनके पुस्तकालयों में हर विषय पर किताबें थीं। चीन, जापान, कोरिया सहित अन्य कई देशों से विद्यार्थी यहाँ शिक्षा लेने आते थे। मुझे ऐसे किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में नहीं पता है जो प्राचीन या वर्तमान में गल्फ कंट्रीज़ में था। भारत में गुप्त साम्राज्य को
स्वर्ण युग कहा जाता है। यहाँ सामाजिक जीवन में स्त्रियों का दर्जा पुरुषों के बराबर या ऊपर था। इसका प्रमाण आपको सातवाहन वंश के गौतमी पुत्र सतकर्णी के नाम से ही पता चलता है। यहाँ महिलाएं पर्दा या घूंघट नहीं करती थी और आजकल यहाँ अरबी शांति दूतों के वंशज हिजाब को लेकर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।